हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अपना क्वेश्चन पेपर। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे के जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं। चलिए, तो लास्ट जो आपकी क्लास हुई थी उसमें आपने जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ एडीए जीन की हमने यहाँ पे बात की थी, जिसमें आपने देखा था जीन थेरेपी किस प्रकार से हो रही है। ये जो डायग्राम है बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर जीन थेरेपी का। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया था उसमें आपने पीवीआर 322 के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जाना था। चलिए, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास जो क्वेश्चन आया है बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप पूरे के पूरे 5 नंबर लेके आ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो दो पार्ट्स में आपके पास आता है, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक कोशिकीय जीवों द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आपको क्या बताना है, अलैंगिक जनन के प्रकारों का वर्णन आपको करना है और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, देखिए, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का है और आपने जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आप बताएंगे रिप्रोडक्शन की एक डेफिनेशन आप दे देंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव नई संतति को उत्पन्न करता है। क्या कहेंगे अगर आपसे प्रजनन के बारे में पूछा जाए तो? सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने प्रजनन की डेफिनेशन देखनी है और प्रजनन की डेफिनेशन में आपने क्या बोला, आपने कहा प्रजनन एक प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करता है, जो कोई भी जीव है। अब कोई भी जीव में हम किस किस को देख रहे हैं, आपने कहा यहाँ पर कोई प्लांट भी हो सकता है, प्लांट की भी बात हो रही है, यहाँ पर एनिमल की बात भी हो रही है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारे ही जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ पर प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है या कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कोई भी जो जीव है वो नई संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अब जो नई संतति आपके पास आई है, आपने कहा जो नई संतति आपके पास आई है वो नई संतति कैसी होगी, सेम अपने पेरेंट जैसी होगी, उस जीव जैसी होगी जिसके द्वारा इसे उत्पन्न किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब आपने कहा ये जो प्रजनन की विधि है वो दो प्रकार की आपके पास आती है, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, यहाँ पर जो प्रजनन की विधि है वो दो प्रकार की है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन क्या होते हैं इसकी बात आती है, तो आपके पास आई है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आई है। इसमें आपने क्या बात की, एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आप पढ़िए। आपने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जो प्रजनन है, प्रजनन का एक प्रकार है दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। आपको कहा गया अलैंगिक जनन प्रजनन की एक विधि है, एक प्रकार है जिसमें क्या किया जाता है, जो संतति है उसे उत्पन्न किया जाता है एक ही
पेरेंट के द्वारा, एक ही जनक के द्वारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको अलैंगिक जनन की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है। अलैंगिक जनन में सिंपल सी बात है, जनन की वह विधि जिसमें यहाँ पर जो लैंगिक अंग हैं, यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आप अच्छे से जानते हैं, आपने रिप्रोडक्शन दोनों में पढ़ा है, चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें चाहे आप एनिमल्स की बात करें, अपनी डिटेल में पढ़ा है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो लैंगिक जो अंग है या फिर आपने का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं, तो लैंगिक जनन क्या हुआ, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी लैंगिक जनन। आप एक एक लाइन में सारी डेफिनेशन बता देंगे, जैसे कि सबसे पहले आपने प्रजनन को बताना है आंसर में। प्रजनन के बाद आपने ये बताना है कि जो प्रजनन है वो दो प्रकार का होता है, दो विधि होती है इसमें, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन के बारे में आपको पूछा गया है, इसीलिए आपने क्या किया, सबसे पहले एक डेफिनेशन दे दी एक लाइन में आपने, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, आपने कहा लैंगिक जनन क्या होगी, ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है जिसमें नई संतति को उत्पन्न करने के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आप दे देंगे। अब बात आती है, यहाँ पर आपको कहा गया है एक कोशिकीय जीवों में आपको अलैंगिक जनन के प्रकार का वर्णन करना है। बात हो रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनमें एक ही सेल पाई जाती है, एक ही कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इससे पहले आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि आपने कहा सबसे पहले यहाँ पर एक ही जनक होगा। ठीक है, सिंगल पेरेंट होता है, आपने कहा यहाँ पर एक जनक शामिल होगा। जनक आप समझते हैं, सबसे पहली बात तो ये बताइए, जनक आप समझते हैं, क्योंकि आप अब एग्जाम देने जा रहे हैं। जनक का मतलब वो होता है जिसके द्वारा नया जीव उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि हमारे जनक हमारे माता पिता हैं। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, किसी भी पेड़ के बीज को आपने बोया तो उस बीज का जो जनक है वो पेड़ है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। सेकेंड, आपने कहा यहाँ पर युग्मक बनते ही नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, युग्मक नहीं बनते। अब अगर युग्मक नहीं बनते हैं तो आपने कहा कि युग्मकों का संलयन भी नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, युग्मकों का संलयन नहीं होगा। फिर आपने कहा युग्मकों का संलयन नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम समय लगता है, किसमें, संतति के निर्माण में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आपने कहा कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो ग्रोथ होगी वो बहुत जल्दी होगी। आपको क्या है, जो वृद्धि है तीव्र वृद्धि आपको देखने को मिलती है। लास्ट लाइन आपको कही जा रही है कि जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, विविधता नहीं मिलती है। विविधता नहीं पाई जाती है। क्लियर है इतनी बात, क्या क्या चीजें आपने बात की है। अब ये सारी जो चीजें हैं वो आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने कहा अलैंगिक जनन में एक चीज आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, आपने क्या कहा कि जो लैंगिक अंग होंगे, जो लैंगिक अंग है वो शामिल नहीं होते हैं। और आपको
यही बताया गया था इस लास्ट वाली लाइन में कि यहाँ पर क्या होगा, जो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। इसका अर्थ है कि जो संतति बनी है वो अपने जनक के समान ही होगी, जो जेनेटिक मेकअप है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आप कहेंगे कि जनक और जो संतति होती है दोनों में जेनेटिक सिमिलैरिटी ही आएगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसके कैरेक्टर की, तब आप बात करते हैं कि वहां पर जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलती है। कैसे मिलती है, उससे पहले आप कुछ कैरेक्टर देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फिर हम बात करेंगे लैंगिक जनन के कुछ कैरेक्टर के बारे में। चलिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पर लैंगिक जनन के जो कैरेक्टर होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर दो जनक शामिल होते हैं, आप कहेंगे युग्मक बनते हैं। ये हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की, ठीक है। दो यहाँ पर युग्मक बनेंगे, युग्मक बनेंगे तो उनका संलयन भी होगा, और आपने कहा यहाँ पर जो टाइम है वो बहुत अधिक समय लगेगा, ठीक है। अधिक समय लगेगा तो आपने का जो वृद्धि है वो तीव्र गति से आप नहीं देखते हैं, अच्छा खासा टाइम पीरियड यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपने का यहाँ पर क्या पाई जाएगी, विविधता पाई जाएगी। जितने भी कैरेक्टर आपने यहाँ पर देखे हैं उसके जस्ट अपोजिट आपके कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अलग अलग प्रकार की हमने बात की थी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने बात की थी अमीबा, बर्डिंग आपने कहा हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन आपने कहा स्पाइरोगायरा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने कहा पादपों में देखने को मिलता है, पादप है, और स्पोरोजेनेसिस आपने कहा कवक में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। ये अब आप क्या करेंगे, जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है सबका, और दिखाना है कि अमीबा में हुआ है तो बाइनरी फिजन कैसे हुआ है, क्या हुआ बाइनरी फिजन में। अब देखिए, बाइनरी फिजन आया है तो फिजन में आपने क्या कहा, फिजन में जो सेल होती है वो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है और उतनी ही सेल आपके पास आ जाती है। अगर बाइनरी फिजन है तो आपने कहा दो सेल बनेंगी, मल्टीपल फिजन आए तो बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सेम हाइड्रा में होगा, हाइड्रा में क्या होती है, यहाँ पे बर्डिंग यानी कि बर्ड यहाँ पर बनती है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन होता है, यानी कि जो स्पाइरोगायरा वो अलग अलग खंडों में टूटेगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब हमने समझा था कायिक प्रवर्धन, आपने कहा प्लांट का कोई भी भाग है वो एक नई संतति को बनाने में क्या है, सक्षम है। स्पोरोजेनेसिस में आप स्पोर देखेंगे जो कि यहाँ पर क्या करेंगे, नए जीव की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब जो भी आपने ये टाइप्स देखे हैं अलैंगिक जनन के, आपने कहा यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहीं भी शामिल नहीं थे, ठीक है। अगला जो आपके क्वेश्चन का पार्ट आता है वो है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपने दोनों के कैरेक्टर यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब इनका जो डिफरेंस है वो आपके लिए इजी होगा। सबसे पहले तो यही होगा कि पेरेंट कितने होते हैं। आपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट शामिल होता है, और जो यहाँ पर लैंगिक जनन होगा वहां पर दो जनक शामिल होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको सेम वही बता रखा है, गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर गैमेट का प्रोडक्शन होता है। कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, अपने का दो प्रकार के बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। अब आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन ये है, जब आप बात करेंगे प्लांट्स की तो आप प्लांट्स में भी दोनों ही गैमेट का नाम पता करेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं। आप ह्यूमंस में भी बात करेंगे तो आप दोनों गैमेट का नाम पता करेंगे कि दोनों गैमेट को कहते क्या है। नेक्स्ट आपने कहा गैमेट ही नहीं बने तो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि यहाँ पर निषेचन नहीं पाया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने कहा इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया पाई जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास जो कैरेक्टर आया है, इट रिक्वायर ओनली माइटोटिक डिवीजन, और लैंगिक जनन की बात करें तो आपने कहा इट रिक्वायर्स मियोटिक डिवीजन फॉलोड बाय अ माइटोटिक डिवीजन। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सी बात है। आपने कहा जब आप बात करते हैं यहाँ पर डिवीजन की, आपने कहा डिप्लॉइड, जिसे आप 2n से डिनोट करते हैं। सेकंड आपने कहा हैप्लॉइड, जिसे आप n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपने कहा अलैंगिक जनन में जब डिवीजन हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हाफ हुए या नहीं हुए, इसी बेसिस पे आपको यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन बताया गया है और मियोटिक डिवीजन बताया गया। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, आपने कहा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज नहीं होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता है। मियोटिक डिवीजन में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ सेल तो यहाँ पर इंक्रीज हुई है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम
डिक्रीज हुए। सिंपल सी बात है, आपने कहा कोई एक सेल थी 2n थी, इसमें डिवीजन हुए, 2 सेल हुआ, 2 सेल बने और ये अब क्या है n है, तो क्या हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया है और नंबर ऑफ सेल यहाँ पर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है यानी कि बढ़ी है। नेक्स्ट जो आपको कैरेक्टर दिखाया गया उसमें कहा गया है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। क्यों आइडेंटिकल है, आपसे अगर पूछा गया कि क्यों आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये है कि ये 100% अपने पेरेंट जैसे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा में आपने क्या देखा था, बाइनरी फिजन देखा था। अब आपने कहा कि अमीबा में बाइनरी फिजन से क्या बनी, आपके पास 2 संतति कोशिकाएं बनी थी, 2 डॉटर सेल बनी थी। इस प्रकार से ये अमीबा है। अमीबा में सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट होने लगता है इस प्रकार से। सबसे पहले न्यूक्लियस में क्या होगा, डिवीजन होगा और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करने लगता है। क्या कहते हैं इसे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यानी कि कैरियोकाइनेसिस क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब आपने कहा कि यहाँ पर आपकी 2 डॉटर सेल बन गई हैं अमीबा की, तो ये दोनों जो डॉटर सेल्स हैं ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट सेल के, क्योंकि यहाँ पर सिंपली क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस है उसने डिवाइड किया है और 2 कोशिकाएं बन गई हैं। इन दोनों में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। वही हम बात करें अगर, ये बात आप जानते हैं, वही अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में आपने क्या बात की थी, आपने कहा कि 2 प्रकार के गैमीट आपके पास आए हैं, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। आपने कहा इन गैमीट का फ्यूजन हुआ, ये सनलाइट हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, क्या बना आपके पास, जाइगोट बना। अब इस जाइगोट में इसके कैरेक्टर यानी कि इसके क्रोमोसोम भी आए हैं, इसके भी आए हैं 50-50% में। क्यों 50-50% में आए हैं, क्योंकि आपने कहा ये जो मेल गैमीट है ये भी एन है और फीमेल गैमीट भी एन है, और यहाँ पे ये क्या है 2n हो जाता है, ठीक है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n से आप दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें 50% जो क्रोमोसोम है वो मेल से आए हैं और 50% फीमेल से आए हैं। अब सिंपल सी बात है, आपने कहा कि सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल अलग अलग आपके पास है, 2 अलग अलग सोर्सेज से जब जेनेटिक मटेरियल आया तो आपको नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जब आप जेनेटिक की बात कर रहे थे तब आपने वहां पर देखा था किस प्रकार से जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट होते हैं और नए कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। सेम वही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आपने कहा जो लैंगिक जनन है, ऑफस्प्रिंग विल हैव सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट। सम कैरेक्टर्स मे नॉट बी प्रेजेंट इन ईदर ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि जो आपको नए कैरेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। अगला जो कैरेक्टर है उसमें आपको कहा गया इन दिस चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज ओनली थ्रू अ रैंडम म्यूटेशन। यहाँ पर आपको विविधता देखने को नहीं मिलती है, इन केस यहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपको विविधता यानी कि वेरिएशन देखने को मिल गई है। अब क्या होता है म्यूटेशन, आप म्यूटेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपने कहा आपके जेनेटिक मेकअप में किसी भी प्रकार का चेंजेस यानी कि आपके जो न्यूक्लियोटाइड हैं, आपके जो जीन्स हैं, जीन्स के सीक्वेंस में, जिनके नंबर में, जिनके अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस, उसे आप क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कहा, इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज मोर चांसेस फॉर जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि आपको हर बार बताया गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो सोर्स है वो आपके पास अलग अलग आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास asexual reproduction is not very useful for natural selection in evolution of species। ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर खुद को अडेप्ट कर पा रहा है तो वो अपने आप को क्या करता है, सर्वाइव कर देता है। वो यहाँ पर आपने कहा कि कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जेनेटिक जो मेकअप है वो सेम ही है, तो इस प्रकार से जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं माना जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट आपने कहा इट अकर्स बाय बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। और लैंगिक जन्म में आपने कहा इट अकर्स ड्यू टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन प्लांट में देखते हैं हम लोग और फर्टिलाइजेशन हम जंतुओं में देखते हैं। तो क्लियर है कि क्या क्या इनके डिफरेंसेस हो सकते हैं। इनमें और भी अगर डिफरेंस आपको याद आएंगे तो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका और में आया है उसमें आपको मेमोरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। देख लेते हैं। आपने कहा मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स which contain a granular tissue and variable amount of fat। आपने कहा जो स्तन ग्रंथियां होती है वो युग्मित संरचनाएं होती हैं जिनमें ग्रंथि संबंधी ऊतक और चर मात्रा में क्या होती है, वसा होती है। In each breast, granular tissue is divided into 15 to 20 mammary lobes. These lobes have a cluster of cells called a alveoli। alveoli की बात आपने कहीं और भी की थी, वो आप ध्यान देंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। जब आप बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में तब आपने alveoli के बारे में बात की थी। आपने कहा जो प्रत्येक स्तन में ग्रंथि ऊतक 15 से 20 स्तन लोबों में विभाजित होता है। इन लोबों में कोशिकाओं के समूह होते हैं जिन्हें alveoli कहा जाता है। The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities lumens of alveoli। आपने कहा alveoli की कोशिकाएं दूध का स्राव करती हैं जो alveoli की गुहाओं जिन्हें आप ल्यूमेन कहते हैं वहां पे जमा हो जाता है। The alveoli open in mammary tubes। जो alveoli होती है वो स्तन नलिकाओं में क्या होती है, ओपन होती हैं। Tubules from each lobes join to form a mammary duct। प्रत्येक लोब से क्या होती है, जो नलिकाएं होती है वो मिलकर स्तन वाहिनी बनाती हैं। Many mammary ducts join to form a wider mammary ampulla। और कई सारी जो स्तन नलिकाएं होती है वो मिलकर एक व्यापक स्तन एम्प्यूला को बनाती है। ये सारी चीजें जब आप डायग्राम को देख करके पढ़ेंगे तब आपको बहुत इजीली समझ आएगा। कुछ नहीं है, आपको स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा अ मेमोरी एम्प्यूला इज कनेक्टेड टू द lactose duct which is shoved out through the lactoferous duct। आपने कहा कि जो एक स्तन एम्प्यूला लैक्टोफेरस वाहिनी से जुड़ा होता है, दूध को लैक्टोफोरस वाहिनी के माध्यम से शक किया जाता है, ठीक है। ये आपके पास मेमोरी ग्लैंड्स आती हैं जिसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। ये आपकी रिब्स है, ठीक है, ये आपकी चेस्ट वॉल होती है, ये आपका क्या है, पेक्टोरल्स मसल्स होती हैं। नेक्स्ट आपको बताई गई है ग्लैंड लोब्यूल्स के बारे में, मेजर डक्ट के बारे में, और ये फैट है और यहाँ पर आपका निपल है जहां से क्या होता है, जो मिल्क है वो सीक्रेट होता है। तो क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में? आपने कहा अगुणिता जिसे आप एन्यूप्लॉइडी कहते हैं को परिभाषित कीजिए। यह बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लाइडी से कैसे भिन्न है? निम्नांकित गुणसूत्रीय क्रोमोसोमीय विकार वाले व्यक्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एन्यूप्लॉइडी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ पॉलीप्लॉइडी, डिस्क्राइब द इंडिविजुअल्स हैविंग फॉलोइंग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले आपको बताना है एन्यूप्लॉइडी क्या होती है। अब आपको दो कंडीशन दी गई है, एक ये वाली कंडीशन है और एक ये वाली कंडीशन है। ये कंडीशन आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक x क्या है, यहाँ एक्स्ट्रा है, या फिर आप कह सकते हैं ये y क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ये x 0 आपके पास आता है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक x है और दूसरा जो x है वो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 47 क्रोमोसोम होंगे और इस वाली कंडीशन में क्या होंगे, 45 क्रोमोसोम होंगे। आपको बताना है कि ये कंडीशन क्या है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर ले एन्यूप्लॉइडी के बारे में। आपने कहा एन्यूप्लॉइडी इज एबनॉर्मलिटीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल ड्यू टू लॉस और डुप्लीकेशन। एन्यूप्लॉइडी होती क्या है, आपके क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी जो चेंज आया है, कम या ज्यादा, उसे आप क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। In humans, aneuploidy would be any number of chromosomes other than the usual 46। नॉर्मली हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और अगर 46 क्रोमोसोम के अंदर के अलावा आपके पास कोई और कंडीशन आती है तो उसे आप क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है, दोनों में एक बार देख लीजिए आप लोग। आपने कहा एन्यूप्लॉइडी रेफर्स to the presence of an abnormal amount of chromosomal in haploid cell। haploid cell में क्रोमोसोम का जो abnormal नंबर होता है उसे आप एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे कि आपके पास दो एग्जांपल जो आए हैं, आप कह सकते हैं वो एन्यूप्लॉइडी है क्योंकि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डिस्टर्ब है। यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी में आपने क्या कहा, पॉलीप्लॉइडी refers to the presence of an extra set of chromosome in the cell and occurs due to abnormal cell division and commonly occurs in plants। ध्यान दीजिए, पॉलीप्लॉइडी और छोटा सा डिफरेंस। आपने कहा पॉलीप्लॉइडी में क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा सेट आ जाता है, एक क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही है, पूरे सेट की बात हो रही है
कि पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, क्रोमोसोम का पूरा सेट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाता है और कहाँ पे पाया जा रहा है, प्लांट्स में पाया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड जो डिफरेंस है आपने कहा टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी आर मोनोजोमी, डाइजोमी, ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी। ये क्या है, एन्यूप्लॉइडी के प्रकार आपके पास आते हैं। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी के क्या प्रकार आपके पास आए हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। अब ये शब्द जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किए थे, आपको एक बार फिर से देख लेना है क्या क्या इनका अर्थ होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन्यूप्लॉइडी इज डाउन सिंड्रोम। इन दिस सिंड्रोम एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर 21। यहाँ पर आपको एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल क्या मिला है, डाउन सिंड्रोम मिला है। डाउन सिंड्रोम के क्वेश्चन को आपने पीछे सॉल्व भी किया था। क्या होता है इसमें, जो क्रोमोसोम 21 होता है वहां पर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। पॉलीप्लॉइडी के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, व्हीट में, पीनट में, ओट्स में और बनाना में। क्लियर है की बात। अब जो आपको कंडीशन दी गई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, उसमें आपने कहा जो आपके सेट क्रोमोसोम होते हैं एन्यूप्लॉइड्स comprise a relatively common group of chromosomes disorder characterized by the loss or gain of one or more sex chromosome। ठीक है, क्लियर है। We discuss a 5 the better known sex aneuploidies टर्नर सिंड्रोम। ये वाली कंडीशन आपके पास आई थी, तो क्या है ये आपके टर्नर सिंड्रोम है। क्या हुआ, क्रोमोसोम कम हो गए हैं, यहाँ पर 45 क्रोमोसोम आपको मिल रहे हैं। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी आपके पास आया है, आपके पास दो एग्जाम्पल आए हैं, एक ये वाला आपके पास आया है और एक ये वाला आपके पास आया है। ठीक है, दोनों आपको मिल गए हैं। ये वाली जो कंडीशन है वो टर्नर सिंड्रोम है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हुआ, आपने कहा 47 क्रोमोसोम हो गए हैं। ट्राइसोमी में आपने क्या कहा, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम उनकी 3 कॉपी आ गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल आए हैं किसके, एन्यूप्लॉइडी के। तो आपको दोनों में डिफरेंस देख लेना है, छोटा सा डिफरेंस है। और आप जो भी आपके जो आनुवांशिक विकार आते हैं वो आप एक बार देख लेंगे कि वहां पर क्रोमोसोम का क्या नंबर है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें आपसे पूछा गया 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं, प्रत्येक पिरामिड द्वारा क्या जानकारी दी जाती है। एक तो ये है। सेकेंड है जैव विविधता की क्षति के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए, किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से होने वाले दुष्प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपके जर्नल क्वेश्चन में आते हैं, जिसे आप खुद कर लेंगे। ठीक है, आपने देखा आपका लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो जर्नल टॉपिक से रिलेटेड होता है, जिसे आप इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कोई क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर को डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक आप काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप देख रहे हैं हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं और वही क्वेश्चन हम रिपीट यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।